A very good evening to one and all. Let us start with the law of torts. So yesterday we have discussed about the vicarious liability of the state. Is it clear? Now in this lecture we are going to start with the definition. So guys, any doubt regarding previous lectures? If you have any doubt, you can ask me. Okay, now let us start with the new topic, that is defamation. अब defamation क्या है? It means reputation. आपकी रेपुटेशन। तो अब यहाँ पे हम जो इस लैंड पे बॉर्न हो गया, ठीक है, इस धरती पे जो आ गया है, तो उस मैन की राइट है, इट इज द राइट ऑफ ईच मैन ड्यूरिंग हिज लाइफ टू बी अनइम्पेयर्ड पोजेशन ऑफ हिज रेपुटेशन, ठीक है, जो कि लॉ ने रिकॉग्नाइज की है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। अब रेपुटेशन किस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे क्या ओपिनियन है, आपके किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो आप थॉट्स को, जो आपको एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे मिल रही है, वो क्या है? रेपुटेशन है। सो अब यहाँ पे पर्सन का खुद का ओपिनियन अपने बारे में, वो रेपुटेशन नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इट इज नॉट अ रेपुटेशन। आपके बारे में और लोग क्या सोचते हैं, वो रेपुटेशन है, ठीक है। ये दूसरों का ओपिनियन है, आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है? गुड नेम बेयर्स या फिर स्कीम है, दैट इज वन, जो आपके सोसाइटी में रहने के लिए आपको चाहिए, तो वो क्या है? एक रेपुटेशन है। सो जो आपका ये लॉ ऑफ डेफर्मेशन है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? जो रेपुटेशन है मेंबर ऑफ सोसाइटी की, द एस्टीम इन विच इज हेल्ड बाय इट, क्रेडिट और ट्रस्ट ये रिपोज करते हैं इंटेलिजेंस, ऑनर, इंटेग्रिटी। अब ये तीनों मिलके ही आपकी रेपुटेशन बनाते हैं, इसे क्लियर। और वो रेपुटेशन दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। Is it clear? So love of reputation ये great moving principle है human action का। As such it should be protected and encouraged for the progress of society. So here right of every person to the reputation, जो उसका कंडक्ट क्या है, ठीक है, वो इट स्टैंड्स ऑन द सेम फुटिंग विद द राइट ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ हिज लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ, प्रॉपर्टी, कंफर्ट्स और एडवांटेजेस, जो कि एक सिविल सोसाइटी में सिक्योर की जाती है, उसको हम रेपुटेशन बोलते हैं। तो अब ये डेफर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? नॉट डेफर्मेशन मैंने आपको कल भी बताया था कि एक रॉन्ग है, जो कि सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है। तो डेफर्मेशन इट इज द पब्लिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज द पब्लिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट जो आपके पर्सन की टेंडेंसी को लोअर करता है इन द एस्टिमेशंस ऑफ द अदर्स, लोगों की एस्टिमेशंस में आपकी टेंडेंसी को लोअर करता है, और उन लोगों की जो राइट थिंकिंग मेंबर्स है सोसाइटी के, मीन्स अगर खुद ही चोर है, वो दूसरों के बारे में क्या बोलेगा कि वो खुद ही चोर है। तो जो एक पर्सन है जिसकी राइट थिंकिंग है, सोसाइटी में रह रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, दैट इज अ डेफर्मेशन। तो एक पब्लिकेशन, या तो उसने पब्लिकेशन कराया या उसने ओरली स्टेटमेंट कराई है, तो वो दूसरे पर्सन उसको अवॉइड कर रहे हैं उस स्टेटमेंट की वजह से, दैट इज अ डेफर्मेशन। इज इट क्लियर? सो देखो डेफर्मेशन क्या है यहाँ पे, एक थॉट है जो रेपुटेशन को इंजर करता है, इज इट क्लियर, एंड दैट विदाउट जस्टिफिकेशन ऑफ लॉफुल एक्सक्यूज। तो यहाँ पे पर्सन को हम एक्सपोज कर रहे हैं टू हेट्रेड, कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल, और ये एक्शनेबल है। तो डेफर्मेशन ये क्या है? दोनों सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग है। पर्सन है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इंस्टीट्यूट कर सकता है, जो कि राइटर है जिसने डेफर्मेशन पब्लिश की है, और पब्लिशर, और he can sue him in a civil action for damages and torts for the injury he has suffered. So law of defamation है, ये भी एक ब्रांच है लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर रॉन्ग है डेफर्मेशन, ये आपके रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसेस दे रहा है टू दी रॉन्ग, ठीक है। अगर किसी ने आपके बारे में गलत बोला है, या अगर आपके बारे में गलत है, उसको डिफेंसेस भी अवेलेबल है कि क्यों बोला। सो नाउ जो डेफर्मेशन है ये आपकी दो तरह की है, एक तो लीबल है और दूसरी स्लैंडर है। जो लीबल है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीबल? लीबल क्या है? ये पब्लिकेशन है आपके डेफर्मेटरी स्टेटमेंट इन सम परमानेंट फॉर्म,
ठीक है। लीबल को आप पब्लिश करवा रहे हो परमानेंट फॉर्म में, जैसे कि कोई राइटिंग है या कोई प्रिंटिंग करवा रहे हो किसी के बारे में, पिक्चर है किसी की, पिक्चर ड्रॉ कर दिया है और उसके बाद वो उसको ऐसे दिखा रहे हो कि वो चोर है, उस तरह से कोई पिक्चर ड्रॉ करती है, तो ये क्या है, लीबल है। तो लीबल ये परमानेंट फॉर्म में अगर आप कोई पब्लिश करवा रहे हो, दैट इज अ लीबल। नाउ स्लैंडर क्या है, स्लैंडर है आपका डेफामेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश करा रहे हो, डेफामेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश करा रहे हो ट्रांजिट फॉर्म में, मींस व्हिच इज नॉट परमानेंट, दैट इज लैंड। जैसे कि कोई आप किसी के बारे में कुछ वर्ड्स बोल रहे हो, उससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, बट सिर्फ यू ओरली यू आर सेइंग दी वर्ड्स, रिटन में नहीं है, तो दैट इज अ स्लैंडर। इज इट क्लियर? या किसी के लिए आप कोई जेस्चर्स बना रहे हो, तो वो भी एक डेफामेशन है, ठीक है, तो दैट इज अ slander. So there are two types of defamation, libel and slander. Libel ये आपकी permanent form में है, slander आपकी transit form में, it is not in a permanent form. Now what is the difference between स्लेंडर एंड लिबल? तो पहला तो यही है कि जो स्लेंडर है ये ट्रांजिट फॉर्म है आपकी, और लिबल ये परमानेंट फॉर्म है। दूसरा डिफरेंस क्या है, डेफामेटरी स्टेटमेंट, स्लैंडर, इन केस ऑफ स्लैंडर डेफामेटरी स्टेटमेंट इज एड्रेस टू द ईयर, लेकिन लिबल है, इट इज लिबल, इन केस ऑफ लिबल डेफामेटरी स्टेटमेंट इज एड्रेस टू द आई। क्यों? क्योंकि देखो जो स्लैंडर है आपके वर्ड्स में, ओरल वर्ड्स हैं, तो वो ओरल वर्ड्स है तो सिर्फ आप सुन सकते हो उसको। लीबल में क्या ट्रांजिट वो है, परमानेंट फॉर्म है, तो वहां पे रिटर्न में भी है, या कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो, देन इट इज एड्रेसफुली आई, दैट यू कैन सी आल्सो। इज इट क्लियर? नाउ सी, लीबल क्या है, ये पब्लिकेशन है फॉल्स और डेफामेटरी स्टेटमेंट की इन सम परमानेंट फॉर्म। इज इट क्लियर? जो आपकी रेपुटेशन को इंजर कर रहा है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है कि जब आपके अगेंस्ट कोई पर्सन बोल रहा है, आपकी रेपुटेशन पे कोई हार्म कर रहा है, तो वहां पे कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं है, वो ऐसे ही कर रहा है। देन स्लैंडर, स्लैंडर क्या है, ये भी फॉल्स और डेफामेटरी वर्बल या ओरल स्टेटमेंट इन सम ट्रांजिटरी फॉर्म, मींस व्हिच इज नॉट परमानेंट, सो जिससे भी आपकी रेपुटेशन को हार्म हो रहा है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन एंड एक्सक्यूज। कि अब रेपुटेशन क्या है, कि आपके बारे में दूसरे लोगों का ओपिनियन क्या है, दैट इज रेपुटेशन। सो यहाँ पे कुछ 5 केसेस है जहाँ पे जो स्लेंडर है दैट इज एक्शनेबल पर से, दैट इज कि यहाँ पे प्लेंटिफ को डैमेजेस मिल सकते हैं, वहां पे उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो उससे पहले ये जो 5 केसेस को डिस्कस करने से पहले हम क्या कुछ केस लॉज डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल्स की तरह बता रही हूँ। अब यहाँ पे मूवी है, ठीक है, इन अ मूवी नॉट ओनली द फोटोग्राफिक पार्ट, ठीक है, मूवी में क्या है, कोई मूवी है उसमें फोटोग्राफिक पार्ट भी है, स्पीच भी है। तो यहाँ पे क्या है, इन अ मूवी नॉट ओनली द फोटोग्राफिक पार्ट बट ऑल्सो द स्पीच जो कि आपकी सिंक्रोनाइज हो रही है, ठीक है, किसी के रिगार्डिंग आप एक मूवी बना रहे हो, अब उस पे क्या है, आवाज भी है, फोटो भी है, तो ये क्या होगा, ये डेफामेटरी है, ठीक है, रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, तो ये लीबल होगा, ये स्लैंडर होगा। तो नाउ इट इज अ लीबल, क्योंकि ये परमानेंट फॉर्म में आ गया, ये एक मूवी बना दी है, उसमें आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, तो इट इज अ लीबल फॉर्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि अगर आप कुछ वर्ड्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो बाय मींस ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी, कुछ वर्ड्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो बाय द वे ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, पब्लिकेशन इन परमानेंट फॉर्म। सो ये भी क्या है, लीगल। इज इट क्लियर? अब कोई ग्रामोफोन डिस्क में आपके मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, अब ग्रामोफोन डिस्क है, ऑल्दो दे आर एड्रेस टू द ईयर नॉट टू द आई, पर ये भी एक परमानेंट फॉर्म तो है क्योंकि रिकॉर्ड कर लिए ग्रामोफोन में। रेडियो है, रेडियो में है, वहां भी एक रिकॉर्ड हो गया, तो वो भी क्या हो गया आपका, लीबल हो गया, बिकॉज इट इज इन परमानेंट फॉर्म। इज इट क्लियर? नाउ अब डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे स्लैंडर आपका एक्शनेबल है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट इज रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, इट मींस वेयर इट tantamounts to the imputation
of criminal offense to the plaintiff. ठीक है, अब स्लैंडर है वहां पे एक्शनेबल है, वहां पे आप एक्शन ले सकते हो जहां पे अगर आपके जो वर्ड्स हैं वो प्लेंटिफ उन्हें चार्ज करता है. इफ द वर्ड्स charge the plaintiff with the commission of a criminal offense punishable corporally and nor by fine only, जैसे मर्डर है, रॉबरी है, थेफ्ट है, ऑर्सन है, एक्सेट्रा. सो अगर सपोज ए ने बी के बारे में कुछ फॉल्सली कहा है, ठीक है, ए ने बी के बारे में कुछ गलत कहा है, फॉल्स कहा है, ही इज कन्विक्टेड फॉर द ब्रीच ऑफ पार्किंग रूल अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट. तो वो डेफर्मेशन है या नहीं है? इट इज नॉट द डेफर्मेशन बट इट इज इफ द चार्ज इज वन ऑफ द रेप. अगर वो रेप का चार्ज है तो अलग बात है, अदरवाइज इट इज नॉट अ डेफर्मेशन. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट इज वेयर स्लैंडर इज एक्शनेबल, दैट इज एक्विजिशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस. नेक्स्ट क्या है आपका? एक्विजिशन ऑफ वायरुलेंट डिजीजेस. इसमें क्या है कि अगर कोई आपकी कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज है उसकी इम्प्यूटेशन हो रही है टू द प्लेंटिफ, ठीक है, इम्प्यूटेशन ऑफ द कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज टू द प्लेंटिफ जो डिटर कर रहा है अदर्स फ्रॉम एसोसिएटिंग द प्लेंटिफ की प्लेंटिफ के दूर हो जाओ, तो वो भी एक वहां पे भी आप क्या है, यू कैन टेक द डिफेंस. सो यहाँ पे क्या है कि जो सिलेंडर है ये एक्शनेबल है as were the words are spoken of the plaintiff in relation to his office. Sorry. Slander is likewise actionable per se if the words contain an imputation of a contagious disease of a particular kind. ठीक है, अब ये जो वेनरल डिजीज और लेप्रोसी में ये भी रूल में आती है, इस रूल में वर्लेंट डिजीज के जैसे स्मॉल पॉक्स है. सो इम्पुटेशन जो है दैट प्लेंटिफ सफर कर रहे डिसीज से एट दैट टाइम द वर्ड्स वर स्पोकन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप डिफेंस ले सकते हो. नेक्स्ट क्या है? इम्पुटेशन अगेंस्ट ऑफिस प्रोफेशन ट्रेड. तो अब यहाँ पे क्या है, अगर किसी का ऑफिस ट्रेड प्रोफेशन के बारे में इम्पुटेशन दैट अ पर्सन इज इनकम्पिटेंट, dishonest and unfit in regard to the office, profession, trade or business carried on by him, so that is also actionable or not. ये तो that is actionable. तो जहाँ पे कोई वर्ड्स बोले गए हैं प्लेंटिफ के लिए इन रिलेशन टू उसके ऑफिस के रिगार्डिंग बोले गए हैं, प्रोफेशन के रिगार्डिंग बोले गए हैं, ट्रेड के रिगार्डिंग बोले गए हैं, तो वहां पे क्या है, एक बैरिस्टर सपोज फॉर वो भी आपका एक्शनेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अब एक बैरिस्टर को आप एक्यूज कर रहे हो, ठीक है, मेडिकल मैन को इंड्यूस कर रहे हो कि ये इसमें ये अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, ये एक अच्छा बैरिस्टर नहीं है, अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा, तो दैट इज एक्शनेबल. या फिजिशियन है, फिजिशियन को एक्यूज किया गया कि इसने अडल्ट्री कमिट किया है, बट जो एक्यूजेशन है वो इस चीज से अडल्ट्री से वो कनेक्टेड नहीं था, ठीक है, अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वहां पे इट इज नॉट एक्शनेबल पर से. नेक्स्ट, अनचेस्टी इन वुमेन और गर्ल. अब यहाँ पे क्या है कि स्लैंडर ऑफ वुमेन्स एक्ट 1891 है, यहाँ पे अगर इम्प्यूटिंग अनचेस्टी या एडल्ट्री टू वुमेन और गर्ल ये भी एक्शनेबल पर से इंग्लैंड में. तो अगर आप किसी वुमेन को लेस्बियन भी कह रहे हो तो वो भी क्या है, डेफर्मेशन है. लास्ट इज रिगार्डिंग दी एप्रिहेंशन aspersion as caste. सो यहाँ पे क्या aspersion as caste, जो मॉडर्न इंडिया डिसीजंस हैं वो इतनी ज्यादा हाई कास्ट वुमेन को कि वो बिलोंग करे लोअर केस, ठीक है, सपोज अब कोई हायर कास्ट की वुमेन है उनके बारे में कह रहे हो कि आप लोअर कास्ट को बिलोंग करे, ये भी डेफेमेटरी है. सिर्फ उसी के लिए डेफेमेटरी नहीं, इवन उसके हस्बैंड के लिए भी डेफेमेटरी है. सो अगर वो मैरिड ही हस्बैंड है, ही इज मैरिड टू वुमेन ऑफ लोअर कास्ट, तो ये क्या है, डेफेमेशन है. तो ये भी एलिगेशन एक्शनेबल है विदाउट प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज. तो ये 5 केसेस है जहां पे आपका स्लैंडर एक्शनेबल है. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ डेफेमेशन. अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, आपके जो एसेंशियल है कि जो वर्ड्स है वो डेफेमेटरी होनी चाहिए, ठीक है, वर्ड्स है डेफेमेटरी होने चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, जिससे कि वो वर्ड्स इस तरह के होने चाहिए जिससे कि प्लेंटिफ की रेपुटेशन इंजर हो रही है, प्लेंटिफ के करेक्टर पे आप उंगल उठा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वर्ड्स डेफेमेटरी होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए. इज इट क्लियर? इट मीन स्टेटमेंट इस तरह की होनी चाहिए जो प्लेंटिफ को हेट्रेड में एक्सपोज कर रही है. मैंने
आपके बारे में कुछ बोल दिया, ऐसा बोला है कि सोसाइटी अब आपसे बात ही नहीं कर रही है, ठीक है, तो सारी सोसाइटी आपसे हेट करने लगती है, तो दैट इज वर्ड्स आर डेफेमेटरी एंड फॉल्स। उसके प्रोफेशन पे भी अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या फिर उसको नेबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज हैं, वो क्या है कि अवॉइड कर रहे हैं, तो वर्ड्स इस तरह के जो आपने बोले थे, जो आपके बारे में मैंने बोले थे, वो डेफेमेशन है। इज इट क्लियर? सी हियर अ केस लॉ, साउथ इंडियन रेलवे वर्सेस रामाकृष्णा टू। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो रेलवे गार्ड है, जब वो टिकट्स चेक कर रहे थे, तो उन्होंने प्लेंटिफ को भी बुलाया कि अपनी टिकट दिखाओ, और वो भी उन्होंने वहां पे और भी पैसेंजर्स खड़े थे तब बुलाया था। सो और उन्होंने साथ में टिकट चेक करने के लिए ये भी बोला कि आई सस्पेक्ट यू आर ट्रैवलिंग विद द रॉन्ग और फॉल्स टिकट। प्लेंटिफ ने टिकट प्रोड्यूस की जो कि जहां पे वो ट्रैवल कर रहा था उसी की टिकट थी, मतलब टिकट वाज इन ऑर्डर। सो ये जो वर्ड स्पोकन थे बाय द गार्ड वो उन्होंने बोनाफाइड स्पोक किए थे, इसलिए बोनाफाइड बोले थे गुड फेथ में, कि यहाँ पे सो इस केस में जहां पे आप बोनाफाइड बोलते हो, गुड फेथ में बोल रहे हो, वहां पे कोई भी डेफर्मेशन नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस क्या है आपका, एसएनएम आबादी वर्सेस प्रोफिला के मोहंता। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि ये जरूरी नहीं है कि डेफामेटरी स्टेटमेंट वो इम्प्यूटेशन को शो करे, वो उसके टेंडेंसी को शो करे टू प्रेजुडाइज द प्लेंटिफ इन द आईज ऑफ एवरीवन। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या इतना ही सफिशिएंट है कि जो पब्लिश्ड मटेरियल है, जो आपने पब्लिश करवाया है मटेरियल, वो दूसरों की आईज में प्लेंटिफ की टेंडेंसी को लोअर कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कम कर रहा है। तो यहाँ पे ये इट वाज हेल्ड इन एसएनबी अब्दी वर्सेस प्रोफिला के मोहंता। इसलिए जरूरी नहीं है जो आपने स्टेटमेंट पब्लिश, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है, जो स्टेटमेंट पब्लिश करवाई है वो उसकी टेंडेंसी को लोअर कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में। इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहां पे उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, मिसयूज ऑफ मैन एंड मसल पावर बाय द डिपोज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम प्रफुल्ला के मोहंता के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो आर्टिकल था, दिस वाज डेफामेटरी नेचर ऑफ प्लेंटिफ को डैमेजेस मिले थे कितने, ₹50,000। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो डेफामेटरी होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका कि जो वर्ड्स हैं वो किसको रेफर होने चाहिए, प्लेंटिफ को। वर्ड्स मस्ट रेफर टू दी प्लेंटिफ। तो अब यहाँ पे अगर कोई भी एक्शन है डेफामेशन का, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि जो वर्ड्स हैं वो उसको ही रेफर कर रहे थे, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो उसी को ही रेफर कर रहे थे। ये इमटेरियल है कि डिफेंडेंट डिड नॉट इंटेंड टू, कि डिफेंडेंट की इंटेंशन क्या थी, वो इंटेंशन इमटेरियल है। अगर वो कह रहे हैं मेरी इंटेंशन ही नहीं थी प्लेंटिफ को डिफेम करने की, दैट डजंट मैटर। इज इट क्लियर? सो अगर पर्सन जो जिसने स्टेटमेंट पब्लिश की है वो कुछ रीजनेबली इन्फर की है, जो स्टेटमेंट है जिसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपने पब्लिश करवाई है, वो इन्फर कर सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ के रिगार्डिंग में है, तो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा। क्लियर? ही विल बी लायबल। केस लॉ देखिए, न्यू स्टेड वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड। न्यू स्टेड वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड। तो ये इंग्लिश केस लॉ है आपका। इसमें फैक्ट्स क्या आते हैं कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था और उसमें स्टेट कराया था कि जो हार्लोड न्यूज स्टेड है ये कैम्बरवेल मैन है, और इसको बाइगेमी के लिए भी कन्विक्ट किया गया है। ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ बाइगेमी आल्सो। तो ये स्टोरी जो ट्रू थी वन हर्लो न्यूस्टेड के कैम्बरवेल बारमैन के लिए ट्रू थी। सो एक्शन जो था डेफॉर्मेशन का, जब एक्शन लाया गया, सूट किया गया डेफॉर्मेशन का, वाज ब्रॉट बाय अनदर, जिसके बारे में नहीं बोला गया था, दूसरे हार्लो न्यूस्टेड ने एक्शन डेफॉर्मेशन का एक्शन फाइल किया, सूट फाइल किया। अब यहाँ पे क्या है, जो ये वर्ड्स है, क्या हेल्ड हुआ था कि जो वर्ड्स है
they were understood as referring to the plaintiff. ये जो वर्ड्स है वो प्लेंटिफ को इतनी समझ में आ रहा था, सो यहाँ पे डिफेंडेंट्स को लायबल ठहराया गया था. इस केस में लायबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट, सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट एक्चुअली बीइंग डेफामेटरी. यहाँ पे क्या एक हार्डशिप कॉज कर रहे थे टू मेनी इनोसेंट ऑथर्स, प्रिंटर्स, पब्लिशर्स. सो इसको रेक्टिफाई किया गया था बाय डेफामेशन एक्ट 1950. अगर सपोज किसी डिफेंडेंट ने वर्ड्स इनोसेंटली पब्लिश किए हैं बट वहां पे कंसीडर किया गया था कि डेफामेटरी स्टेटमेंट है, तो डिफेंडेंट है मस्ट पब्लिश अ करेक्शन एंड एपोलॉजी एज सून एज. इज इट क्लियर? जैसे ही उसने डिफेंडेंट ने कोई स्टेटमेंट पब्लिश करवाई है लेकिन ही वाज इनोसेंट, ही वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, तो वहां पे अगर कोई कह रहा है कि ये डेफामेटरी स्टेटमेंट है, डिफेंडेंट है वो अपनी करेक्शन करवा देगा, एपोलॉजी करा देगा जैसे उसे पता लगेगा कि ये डेफामेटरी वर्ड्स हैं बाय द डेफामेटरी वर्ड्स माने गए हैं, डीम किए गए हैं बाय द एग्रीव्ड पार्टी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि जो वर्ड्स, द वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड. अब द वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड, वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड मींस कि पब्लिकेशन है जो, पब्लिकेशन मींस कि डेफामेटरी मैटर जब किसी दूसरे पर्सन की नॉलेज में आ गया other than the person defamed. Is it other than the person defamed उसके नॉलेज में आ गया तो उसको हम पब्लिकेशन कहते हैं. सो प्लेंटिफ को कम्युनिकेशन जिसके बारे में आपने डेफामेटरी स्टेटमेंट किया उसको कम्युनिकेट इनफ नहीं है, क्योंकि जो डेफामेशन है इट इज इंजरी टू द रेपुटेशन एंड रेपुटेशन कंसिस्ट इन एस्टिमेशन ऑफ द अदर्स. सपोज मैंने आपके अगेंस्ट एक लेटर में डेफामेटरी स्टेटमेंट लिख दी है और वो लेटर मैंने क्या किसी को भी पढ़ाया नहीं है, रीड नहीं करवाया, सीधा आपको पोस्ट कर दिया और वो लेटर सिर्फ आपको आपने ही पढ़ा है, देन इट इज नॉट अ डेफामेशन. इज इट? इट इज नॉट अ डेफामेशन. सो वर्ड्स वो पब्लिश होने चाहिए, दूसरे की नॉलेज में आने चाहिए. अगर वो लेटर सपोज मैंने जो लेटर लिखा था आपको एड्रेस किया था, आपके एजेंट ने या आपके घर पे किसी ने पढ़ लिया, दैट इज वर्ड्स पब्लिश हो गए. तो एक लेटर जो आपके और मेरे बीच में है, सिर्फ आपको ही कम्युनिकेट किया है, आपके अगेंस्ट जो मैंने लिखा है, देन इट इज नॉट अ डेफिनेशन. क्योंकि रेपुटेशन है वो दूसरों के एस्टिमेशन में हो रही है, अपने बारे में आप कोई भी ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते. क्लियर? सो दैट इज वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड. अब सपोज देयर इज सम कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कम्युनिकेशन हो रही है हस्बैंड और वाइफ के बीच में. तो लॉ के आईज में, in the eyes of law, husband and wife they are one person, husband and wife they are one person, and communication of defamatory matter from the husband to the wife. ठीक है, कुछ बोल दिया है, कम्युनिकेट कर दिया हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया है, इस सकते, तो वहां पे क्या वो डेफामेशन होगा या नहीं होगा? तो वहां पे क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई पब्लिकेशन भी है. हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया, वाइफ ने हस्बैंड को बोल दिया, इट इज नॉट अ पब्लिकेशन. पब्लिकेशन नहीं है तो ये डेफामेटरी स्टेटमेंट भी नहीं है. So any doubt guys regarding the essentials of defamation? Now next we are going to discuss that what is the defenses of defamation. So आप defense कहाँ पे ले सकते हो? There are three things where you can defend, take a defense. First is justification of truth. Justification of truth. Second is fair comment. Third is privilege, absolute or qualified. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ. नाउ जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ में क्या है, ये सिविल एक्शन है. केस लॉ बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यू कैन अंडरस्टैंड कि ये डेफामेशन आपका क्या है. अब सिविल एक्शन है फॉर डेफामेशन, ट्रूथ ऑफ द डेफामेटरी मैटर. ठीक है, कोई आपने सिविल एक्शन फाइल कर दिया है, सिविल सूट फाइल कर दिया कि डेफामेशन, दैट इज ट्रूथ ऑफ द डेफामेटरी मैटर, ये कंप्लीट डिफेंस है. तो यहाँ पे क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ है, ये कंप्लीट डिफेंस है अंडर दी, अगर हम ये सिविल एक्शन के अंदर बताया है. अब क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ बीइंग क्रिमिनल लॉ है, ये क्या है, ट्रू इम्पुटेशन है. यहाँ पे आपको इम्पुटेशन शो करनी पड़ेगी कि ये पब्लिक गुड के लिए होगा, क्योंकि वहां पे सो सिविल एक्शन में क्या है, अगर आपने सिविल सूट फाइल किया फॉर द डेफामेशन ट्रूथ ऑफ द डेफामेटरी मैटर, ये एक कंप्लीट डिफेंस है कि यहाँ पे ट्रूथ था. ठीक है, जस्टिफिकेशन और ट्रूथ.
सी गाइस, यहाँ पे जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ है, ये जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ नहीं है, जस्टिफिकेशन और ट्रुथ है। सो यहाँ पे रीजन क्या है फॉर द डिफेंस, ये जस्टिफिकेशन या ट्रुथ का आप रीजन डिफेंस क्यों ले सकते हो, क्या रीजन है कि जो लॉ है, लॉ विल नॉट परमिट अ मैन टू रिकवर द डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंजरी टू अ करेक्ट। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफेंस कि जो लॉ है वो लॉ परमिट नहीं करता किसी भी पर्सन को वो डैमेजेस रिकवर करे इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंजरी टू करेक्टर which he either does not or ought not to possesses. So defense ये available है even जो publication है was made maliciously. Means कि अगर आपने publication bad faith में भी की है, bad intention से भी की है, तब भी ये defense available है। अगर स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, डिफेंडेंट ने ऑनेस्टली और रीजनेबल ग्राउंड्स पे उसको ट्रू कंसीडर किया है, तो वहां पे आप जस्टिफिकेशन या ट्रूथ का एग्जांपल डिफेंस ले सकते हो। सो सी नाउ केस लॉ देखिए, राधे श्याम तिवारी, राधे श्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ, राधे श्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ, AIR 1985, बॉम्बे 285, बॉम्बे 285। जो डिफेंडेंट है, जो डिफेंडेंट ही वाज द एडिटर, ठीक है, डिफेंडेंट यहाँ पे एडिटर है, प्रिंटर है, पब्लिशर है न्यूज़पेपर का, और वो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने पब्लिश किया अगेंस्ट दी प्लेंटिफ। इसीलिए प्लेंटिफ के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किया, और प्लेंटिफ यहाँ पे कौन है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, और उन्होंने एलिज किया कि प्लेंटिफ ने बहुत सारे फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किए हैं, ब्राइब भी एक्सेप्ट की है, इलीगल मीन्स भी अडॉप्ट करे हैं काफी मैटर्स में। सो यहाँ पे जब डेफर्मेशन, अगर जब उन्होंने सूट फाइल किया कि भाई ये डिफेंडेंट ने मेरे अगेंस्ट ये सब बोला है, ये सब पब्लिश करवाया है, तो उन्होंने सूट फाइल किया था डेफर्मेशन का। लेकिन यहाँ पे डिफेंडेंट प्रूव नहीं कर पाए थे कि जो फैक्ट्स उसने पब्लिश करवाए हैं वो ट्रू है, सो ही वाज हेल्ड लायबल। तो अगर आपको ये डिफेंस लेना है जस्टिफिकेशन या ट्रूथ का, वहां पे आपको प्रूव जरूर करना पड़ेगा कि भाई ये जो वर्ड्स मैंने पब्लिश करवाए हैं ये ट्रू है, या इस केस में डिफेंडेंट है वो प्रूफ नहीं कर पाया था कि ये फैक्ट्स जो उसने पब्लिश करवाए हैं वो ट्रू है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, सो ही वाज हेल्ड लायबल फॉर द डेफर्मेशन। इज इट क्लियर? सो दिस वाज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट आपका आता है फेयर कमेंट। फेयर कमेंट क्या है? ये क्या है, जनरली ये डिफेंस ऑथर्स को अवेलेबल है, एडिटर्स को, क्रिटिक्स को अवेलेबल है, ऑथर्स, एडिटर्स, क्रिटिक्स को अवेलेबल है। ये क्रिटिकल अप्रिहेंशन है, ये क्रिटिकल अप्रिहेंशन है या एग्जिस्टिंग फैक्ट्स की, ना कि ये नए फैक्ट्स को इन्वेंट नहीं करता, जो ऑलरेडी फैक्ट्स एग्जिस्ट हैं। मींस जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, दैट इज अ फेयर कमेंट। इज इट क्लियर? सो फाइनली अब यहाँ पे क्या है कि जो ये कमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। जो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हो, पब्लिक कंपनीज को, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, लोकल अथॉरिटीज को, या पब्लिक मीटिंग्स, पिक्चर्स, थिएटर्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट है, टेक्स्ट बुक्स, नॉवेल्स है, इनको क्या कहते हैं, ये मैटर्स है, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं। सो कमेंट का मतलब क्या है? कमेंट मीन्स कि एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है कुछ फैक्ट्स पे, rather than making a statement of fact, rather than making a statement of fact. So fair comment क्या है आपका? ये डिफेंस है। फेयर कमेंट एक डिफेंस है जो कि अपने आप में एक डिफेंस है, जहां पे अगर स्टेटमेंट of fact है, that can be excused only if justification or privilege is proved regarding the fact. फॉर एग्जाम्पल, कि जो आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा, बी ने एक बुक पब्लिश की है, बी ने एक बुक पब्लिश की है, तो उसने ए ने उस बुक के बारे में क्या बोला कि जो बी की बुक है वो फुलिश है, बी मस्ट बी ए वीक मैन, बीज बुक इज फुलिश, बी मस्ट बी ए वीक मैन। तो यहाँ पे क्या है, ये कमेंट है जो कि बी के बुक पे बेस्ड है, और यहाँ पे ए है, ए प्रोटेक्ट हो जाएगा अगर उसने कहा कि उसने गुड फेथ में कहा है। बट अगर ए कह रहा है, अगर ये कह रहे हैं, आई एम नॉट सरप्राइज दैट बीज बुक इज फुलिश, आई एम नॉट सरप्राइज दैट बीज बुक इज फुलिश फॉर ही इज अ वीक मैन, तो ये कमेंट नहीं है बट एक स्टेटमेंट है फैक्ट का, सो ही कैन नॉट, यहाँ पे वो फेयर कमेंट नहीं कह सकते, ठीक है, हियर ही कैन नॉट से दैट इट इज अ फेयर कमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका डिफेंस क्या आ गया? थर्ड डिफेंस, दैट इज प्रिविलेज। नाउ प्रिविलेज क्या है? यहाँ पे कुछ सर्टन ओकेजन्स है
जहाँ पे लॉ रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ फ्री स्पीच आउटवेज द प्लेंटिफ। यहाँ पे क्या है, ये प्रिविलेज यहाँ पे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे जो बोल रहे हैं वो दूसरे के बारे में जो आप बोल रहे हो वो राइट कह रहे हो, आप आपके पास राइट है कि आप फुली फ्रीली ऑनेस्टली जो बिलीव कर रहे हो कि ये ट्रुथ है उस किसी कैरेक्टर के बारे में, कंडक्ट के बारे में, वो आप चीज कह रहे हो। तो इनमें क्या है, कुछ ओकेजन्स पे जब लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि देयर इज अ राइट ऑफ फ्री स्पीच दैट विल आउटवे द प्लेंटिव्स राइट टू रेपुटेशन, कि वहां पे किसको ज्यादा वेट दे रहे हैं, वो राइट ऑफ फ्री स्पीच को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में दी गई है। सो यहाँ पे क्या है, लॉ उसको क्या ट्रीट करते हैं, प्रिविलेज के डेफामेटरी स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एक्शनेबल, प्रिविलेज है उसके पास, ठीक है, राइट टू फ्री स्पीच का। सो जब पर्सन ही स्टैंड्स इन सच अ रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस, he is justified in saying or writing what would be the slanderous or libelous in the case of anyone else, he is said to have a privilege. अब प्रिविलेज आपकी एब्सोल्यूट भी हो सकती है और क्वालिफाइड भी हो सकती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट प्रिविलेज, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट प्रिविलेज? एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है आपकी absolute defense है as under it no action lies for the defamatory statement, ठीक है, ये absolute defense है जिसके अंदर कोई भी एक्शन लाई नहीं होता है defamatory statement का। इवन जो आपकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है या आपने मैलिशियसली बैड इंटेंशन से की है, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, स्टेट कम्युनिकेशन में एब्सोल्यूट प्रिविलेज रिकॉग्नाइज होता है। सो अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का आप ले लो, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या है कि जजेस के अगेंस्ट, काउंसिल्स के अगेंस्ट, विटनेस के अगेंस्ट या पार्टीज के अगेंस्ट है इन कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। पार्टीज की बात करें, जब प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट के सामने, वहां पे आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो कि वहां पे अगर कोई वर्ड्स हैं वो रिटन है, स्पोकन है मैलिशली विदाउट जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज, वहां पे आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, दैट इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज। इज इट क्लियर? अब सपोज अगर किसी विटनेस ने कोई रिमार्क्स दे दिए और वो विटनेस पूरी इरेलीवेंट है टू द मैटर ऑफ द इंक्वायरी, जिसके बारे में उन्होंने कोई रिमार्क्स दिए दैट वाज फुली इरेलीवेंट, वो रिमार्क्स पूरी इरेलीवेंट है, केस से रिलेटेड है जो आपका, वहां पे प्रिविलेज नहीं मिलेगा, वहां पे कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट भी नहीं मिलेगा, क्वालिफाइड। नेक्स्ट आपका आता है, मैंने बोला है प्रिविलेज दो तरह के, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड। तो एब्सोल्यूट आई होप सो यू आर क्लियर विद इट। Now qualified privilege, what do you mean by qualified privilege? Qualified privilege क्या है, ये different है from the defense of absolute privilege, yeah, it is different from the defense of absolute privilege, और दो तरीके से different है। first क्या है, क्वालिफाइड प्रिविलेज के केस में ये जरूरी है कि जो स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड विदाउट मैलिश, स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड विदाउट मैलिश, इज इट क्लियर, विदाउट इंटेंशन, बैड इंटेंशन। सेकेंड कैसे डिफरेंस है ये, देयर मस्ट बी एन ओकेजन फॉर मेकिंग द स्टेटमेंट। क्वालिफाइड प्रिविलेज इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट प्रिविलेज इन टू सेंस। फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट में मैंने आपको बताया था इंटेंशन चाहे मैलिश भी है, बैड इंटेंशन भी है, लेकिन यहाँ पे क्या जरूरी है, जो स्टेटमेंट है मस्ट हैव बीन मेड विदाउट मैलिश। सेकंड क्या है, देयर मस्ट बी एन ओकेजन फॉर मेकिंग द स्टेटमेंट, कोई ओकेजन होनी चाहिए। सो ये प्रिविलेज तभी अवेलेबल है जब अगर कोई स्टेटमेंट आपने किया इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, जब ड्यूटी डिस्चार्ज करो तब स्टेटमेंट किया, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर पब्लिकेशन करवा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल और अदर प्रोसीडिंग्स। तो प्रिविलेज ओकेजन है इन रेफरेंस, अगर प्रिविलेज ओकेजन की बात करते हैं इन रेफरेंस टू द क्वालिफाइड प्रिविलेज, ये एक ओकेजन है जहाँ पे पर्सन जो कम्युनिकेट करता है उसका कोई इंटरेस्ट है या कोई उसकी लीगल, सोशल या मॉरल ड्यूटी है, और पर्सन जिसको बनाया जा रहा है वो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट और ड्यूटी टू रिसीव। सपोज फॉर एग्जाम्पल, चलो ये हम ये प्रिविलेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स। एक शॉपकीपर है, उसने दूसरे पर्सन को कहा जो उसके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ए और बी है, ए एक शॉपकीपर है, वो बी को कह रहा है, बी कौन है, जो ए का बिजनेस मैनेज करते हैं, वो कह रहे हैं कि सी को कुछ भी मत सेल करना, सेल नथिंग टू सी अनलेस सी पेज यू रेडी मनी।
ठीक है, sell nothing to see unless he pays you ready money, for I have no opinion for his honesty. अब यहाँ पे जो ए है वो प्रोटेक्ट होगा या नहीं? he will be protected. Is it clear? He will be protected if he has made this imputation on B on C in good faith for the protection. अगर उन्हें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट दी है तो ए को प्रोटेक्ट किया जाएगा. Is it clear? That is qualified privilege conduct. You can take another example. Suppose एक फॉर्मल एम्प्लॉय है, ठीक है, फॉर्मल एम्प्लॉय है. अब उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो सर्वेंट के करेक्टर को स्टेट करती हैं, ठीक है. हिज मॉरल ड्यूटी इज टू स्टेट अ सर्वेंट्स करेक्टर टू अ पर्सन, उस पर्सन को जो now who is going to employ that servant. But जो former employee है, अगर विदाउट एनी इंक्वायरी, उसने इंक्वायरी नहीं की है और उस सर्वेंट के करेक्टर के पब्लिश करवा दिए इस मोटिव से कि वो सर्वेंट को हार्म करेगा, तो यहाँ पे जो क्वालिफाइड प्रिविलेज का डिफेंस नहीं ले सकते आप. इसलिए यू कैन नॉट टेक दी डिफेंस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज जहाँ पे आपने कोई इंक्वायरी नहीं की है, सिर्फ बैड इंटेंशन से की है कि भाई यहाँ पे सर्वेंट को इफेक्ट करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए. इज इट क्लियर? अब सपोज फॉर एग्जांपल आपके कोई कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का है, फादर सन का है, फादर डॉटर का है, गार्डियन वार्ड का है, मास्टर सर्वेंट का है, और यू कैन से लॉयर क्लाइंट का है. तो यहाँ पे भी क्या है आपके, अगर आप कोई इस तरह कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां पे यू कैन टेक द क्वालिफाइड डिफेंस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज. फॉर एग्जांपल फादर अपनी डॉटर को उस पर्सन के करेक्टर के बारे में बताते हैं जिससे वो शादी करने वाली है, तो वहां पे आप क्वालिफाइड प्रिविलेज का डिफेंस ले सकते हैं. Is it clear? So guys, this was the topic regarding the defamation. We have discussed the defamation क्या है, meaning of defamation, definition discuss किया हमने. Then we have discussed defamation is of two kinds, slander and libel. Then we have discussed the correct essential characteristics of the defense defamation. Then we have discussed the what are the डिफेंसेस अवेलेबल. ठीक है, जो डिफेंसेस अवेलेबल है हमने वो डिस्कस किए, और स्लैंडर आपका कहाँ पे एक्शनेबल है वो डिस्कस किए. सो गाइज, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूसेंस. सो आई एम सेंडिंग यू द लिंक अगेन. Please join that link. Sorry, we are going to discuss nuisance. Is it clear? Nuisance discuss करेंगे.